जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं BSSC CGL, जो कि आपको यह स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम है। तो हम लोग इसके लिए प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं और इसमें हम लोग जो है टोटल पद की बात करें तो 2187 पदों पर जो है वैकेंसी आई हुई है। तो जो लोग भी फॉर्म नहीं भरे हुए आप लोग अप्लाई कर दीजिए। और इसमें हम लोग क्या है कि सबसे पहले इसका हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे। जितने भी आपको 2010 से लेकर 2021-20 तक जितने भी प्रश्न BSSC के द्वारा एग्ज़ाम कराए गए हैं तो हम लोग सबसे पहले उसको कंप्लीट कर लेंगे। आज हम लोग जो देखेंगे तो 18 दिसंबर 2011 को जो एग्ज़ाम लिया गया था BSSC के द्वारा उसका प्रीवियस ईयर का प्रश्न कंप्लीट करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग जितने भी इसके द्वारा एग्ज़ाम लिए गए हैं सबसे पहले हम लोग उसको प्रीवियस ईयर कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और ये रहा देखिए आपका BSSC सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र, जो कि बेस्ड ऑन मेमोरी के आधार पर हम लोग देखेंगे। ठीक, इसमें हम लोग टोटल प्रश्न की बात करें तो आपको 150 प्रश्न पूछा गया था। ठीक, इसमें क्या है कि आपको 150 प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको जो 75 प्रश्न होते हैं 75 से 80 तो ये आपको GK GS करंट अफेयर के प्रश्न होते हैं। और फिर जो आपका 75 बचा तो ये आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न होते हैं। तो हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे जो आपको GK GS रीजनिंग और करंट अफेयर के प्रश्न को देखेंगे, उसको भी हम लोग पूरे डिस्कशन के साथ देखेंगे एक एक ऑप्शन के अनुसार। ठीक, और आपको जो है इसका जो PDF भी दे दिया जाएगा। तो आपको इसको PDF के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए और वहीं पर आपका इसका जो PDF प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और इसका जो आपको प्रतिदिन एक एक प्रैक्टिस सेट चलाया जाएगा। तो आपको ये 10 से 15 दिन में हम लोग इसको प्रीवियस ईयर के कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, चलिए यहाँ से आपका पहला जो प्रश्न पूछा गया कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। तो आप लोग यदि आपको आंसर याद हो तो आप लोग आंसर करने की कोशिश करिएगा। यह आपको स्थित है आपको खड़ग, यहाँ पर खड़गवासाला में। ठीक, ऑप्शन आप लोग एक कर लीजिएगा। यहाँ पर खड़गवासाला है तो ये NDA का मुख्यालय भी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का जो दूसरा है कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मारा गया, किसको। तो ये दो धोखा मिला हुआ था, ये तात्या टोपे को धोखा मिला था। तात्या टोपे के एक जो है मित्र थे जिनका नाम था मान सिंह, उन्होंने जो अंग्रेजों के साथ मिलकर इनका हत्या करवा दिए थे। हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं ये 1857 के विद्रोह के जो नायक के बारे में कि कौन कहाँ से थे। तो देखिए यहाँ से जो नाना साहब थे, ये नाना साहब आपको कानपुर से जो थे। और फिर यहाँ पर खान बहादुर खान, आपको याद रखना ये खान बहादुर खान जो थे ये बरेली से थे। और ये कुंवर सिंह जो थे ये आपको कहाँ से थे, आपको याद रखना है कुंवर सिंह जो थे ये जगदीशपुर जो कि आरा से थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का तीसरे नंबर है कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव पारित किया गया था, किसके द्वारा। ठीक, यहाँ पर किसकी अध्यक्षता में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ऑप्शन आप लोग C जो है करेक्ट कर लीजिए। और अगला चौथा प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक, महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है कौन सा। तो आपका राइट आंसर होगा ग्राम पंचायतों की जो स्थापना है ये महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। ठीक, ऑप्शन आप लोग B कर लीजिएगा। और किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप लोग जो है कमेंट करिएगा कि सर इस प्रश्न में दिक्कत है या फिर डाउट है। ठीक, चलिए पांचवा जो प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किससे। तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता संबंधित है आपको कांस्य युग से संबंधित है। ऑप्शन आप लोग एक कर लीजिएगा। जो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो इसका खोज जो है दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। ठीक, और इसका जो कालक्रम माना जाता है तो आपको 2350 से लेकर यहाँ पर 1750 BC जो है इसका कार्यकाल माना जाता है। इसमें जो इस समय इसका जो है छठा जो हम लोग का प्रश्न करें कि भारत तथा चीन के बीच बनाने वाली, यहाँ पर देखिए भारत और चीन के बीच जो है बनाने वाली रेखा कौन सी है। तो आपको याद रखना है भारत और जब चीन से पूछा जाए तो ये मैकमोहन होता है। ठीक, यहाँ से आपका रेड क्लिफ है तो ये रेड क्लिफ किसका बीच का सीमा है। तो रेड क्लिफ जो है ये भारत और पाकिस्तान का है। और ये जो डुरंड रेखा है तो डुरंड किसका है, भारत और अफगानिस्तान का है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रमुख घटनाओं का सही तिथि, यहाँ पर तिथि क्रम क्या है। जैसे कि पहला है कि SLV-3 लॉन्च, फिर यहाँ से बांग्लादेश का बनना और सिक्किम भारत का 22वां राज्य का बनना, और यहाँ पर पोखरण जो है प्रथम परीक्षण कौन सा आपको पहले हुआ है और कौन सा जो है इसमें आपको बताना है कि अंत में हुआ, तो कौन सा होगा इसमें देख लीजिए। सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ से बांग्लादेश का बनना, ये कब हुआ था, तो ये आपको याद रखना है 1971 में हुआ था। ठीक, कब 1971 में। उसके बाद यहाँ से जो पोखरण प्रथम का परीक्षण हुआ था, ये कब, तो ये आपको याद रखना है ये हुआ था 1974 में। ठीक, उसके बाद कौन सा हुआ था, उसके बाद जो है सिक्किम जो था ये भारत का 22वां राज्य बना, कब, तो ये 1975 में बना। और उसके बाद जो यहाँ पर SLV-3 ये जो लॉन्च हुआ था, तो ये आपको ये 2001 में हुआ था। ठीक, तो इसमें हम लोग का कूट भाषा में कौन सा होगा, कूट भाषा में हम लोग बात करें तो इसका ऑप्शन ए वाला जो है करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगला जो 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह में, यहाँ पर समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, कौन कौन से, तो आपका राइट आंसर होगा ये जो कोलंबिया है, केन्या और इंडोनेशिया से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि चीनी यात्री हेनसोंग ने भारत का भ्रमण किया था, कब, तो हेनसोंग के द्वारा तो भारत का भ्रमण किया गया था, यहाँ से देख लीजिए। ऑप्शन पहला है कि अशोक के शासनकाल में, दूसरा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, हालांकि इन दोनों में से कोई नहीं होगा। और अगला जो पॉइंट हम लोग का है तो ये हर्षवर्धन के काल में जो है उन्होंने भ्रमण किया था। ठीक, आपको याद रखना है ये कब, तो ये हेनसोंग ने जो है 629, ठीक, आपको याद रखना 629 AD में ये भारत में जो है यात्रा पर आया हुआ था। ठीक, और लगभग वो जो है 15 वर्षों तक यहाँ रहा था। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था किसके द्वारा, तो यह किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन आप लोग डी के लीजिएगा। और ये कब किया गया था, तो इन्होंने जो है 1979 में किया था। ठीक, आपको याद रखना है जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान 1979 से किया था। और उन्होंने जो है 1950 में एक सर्वोदय योजना आरंभ किया था। ये भी आपको याद रखना है कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 में सर्वोदय योजना भी शुरू किया गया था, आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि विंग ऑफ फायर के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन आप लोग ए जो है इसको बिल्कुल करेक्ट कर लीजिएगा। और अगला हम लोग का जो प्रश्न है ये 12 नंबर कह रहा है कि भाखड़ा नंगल बांध स्थित है कौन सी नदी पर है, तो आपको याद रखना है ये सतलज नदी पर स्थित है। ठीक, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं तो रावी नदी पर कौन सा है, रंजीत सागर बांध है। ठीक, चिनाब नदी पर, तो चिनाब नदी पर जो है आपका ये दुलहस्ती परियोजना और सलाल परियोजना स्थित है। और यहाँ से गंगा नदी है, तो गंगा नदी पर फराका जो है परियोजना बनाया गया है, स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न है कि कलहौड़न द्वारा रचित राज तरंगिणी में वर्णन है क्या, तो राज तरंगिणी में जो है आपको कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णित किया गया है, यह आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय संस्थापक थे किसके, तो देखिए राजा राम जो मोहन राय थे ये ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे, यह आपको याद रखना है। और यहाँ से हम लोग का आर्य समाज है। ठीक है, तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और यहाँ से प्रार्थना समाज भी है, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। और रामकृष्ण मिशन, तो आपको यह भी याद रखना है कि यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। यदि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप लोग नोट करते चलिएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए 15 नंबर कि मैग्नी, यहाँ पर मैगी नोट रेखा किन दो देशों के मध्य, यहाँ पर मैगी नोट जो रेखा है ये किन दो देशों के बीच की है, तो यह आपका राइट आंसर होगा, यह फ्रांस और जर्मनी की है। ठीक, चलिए प्रश्न है कि सतलुज नदी का उद्गम है, तो सतलुज नदी का जो उद्गम होता है वह चीन में होता है। मानसरोवर झील के पास से एक जगह है जो है कि रक्सा ताल है। ठीक, वहीं से वह निकलती है। और सतलुज नदी और चिनाब नदी दोनों जो नदियां हैं यह मिलकर पंचनद का जो है निर्माण करती है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था कब, यहाँ पर पूछा गया कि कब अंगीकार किया था, तो आपका राइट आंसर होगा ये 22 जुलाई 1947 को, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था कब, तो ये राष्ट्रगान जो पहली बार आपको 1911 में गाया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक, 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में ये जो राष्ट्रगान है पहली बार गाया गया था। ठीक, कौन से अधिवेशन में, तो कोलकाता अधिवेशन में।
चलिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा देख लीजिए, राष्ट्रगान के बारे में जान लेते हैं। तो भारत सरकार ने इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। और ये जो राष्ट्रगान है तो इसको गाने में जो अवधि लगता है ये 52 सेकंड का लगता है, लेकिन यहाँ से एक शॉर्ट होता है, ठीक है, इसको संक्षिप्त में भी गाया जाता है। तो वह आपको याद है कितने समय में गाया जाता है? यह आपको संक्षिप्त में 20 सेकंड में गाया जाता है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि जो यहाँ पर हम लोग का नॉर्मल पूछा जाए तो 52 सेकंड, और इसको संक्षिप्त यानी कि शॉर्ट में तो यहाँ पर 20 सेकंड में इसको गाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं कौन? तो यहाँ पर डॉक्टर बी कुरियन, ठीक, यानी कि वर्गीज कुरियन। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारत का राष्ट्रीय फल है, देखिए यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो यहाँ से आम है, ठीक। चलिए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं भारत के राष्ट्रीय के बारे में। तो भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी है। और राष्ट्रीय फूल जो है कमल है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। और राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। और राष्ट्रीय विरासत, यहाँ पर विरासत पशु पूछा जाए, देखिए यहाँ पर ऐसे सिंपल पशु पूछा जाए तो बाघ होगा, यदि विरासत पशु पूछा जाए तो ये आपका हाथी होगा, ठीक। और खेल जो होता है वो हॉकी होता है। चलिए अगला 21 नंबर जो हम लोग का यहाँ से प्रश्न है कि दुनिया का नवीनतम देश यानी कि दुनिया का नया देश, तो यहाँ पर दक्षिणी सूडान गणतंत्र, ठीक, ये नवीनतम देश होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता वाला हम लोग जब प्रदेश की बात आया तो वह कौन सा होगा? वह आपका बिहार होगा, ठीक। बिहार की जो साक्षरता दर है वह आपको ये 2011 के जनगणना के अनुसार बात हो रही है, तो ये 63.82% है, ठीक। और सबसे हम लोग का जो फर्स्ट में है तो वह आपका केरल है, जिसका जो है 93.91% है, ठीक। और बिहार की सर्वाधिक जो यहाँ पर जनघनत्व यानी कि जो है इसका जनसंख्या घनत्व हम लोग बिहार की बात करें तो यहाँ पर 1106 होता है, ठीक। प्रति जो है वर्ग किलोमीटर में 1106 आदमी निवास करते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी, उस यहाँ पर राजधानी का उस समय नाम था, क्या था? तो सम्राट अशोक का उस समय जो राजधानी का नाम था वो पाटलिपुत्र था, ठीक। 24 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो वो संबंधित है, वो कौन से राज्य से संबंधित है? तो हम लोग का राइट आंसर इसमें क्या होगा कि बिहार से होगा, ठीक। इसमें पूछा गया है कि ऐसा जो है 2 बार, तो 2 बार ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो प्रश्न है आपका ये 2011 का है। तो उस समय जो मुख्यमंत्री हम लोग का बिहार से संबंधित है वो नीतीश कुमार की बात हो रही है, तो उस समय 2 ही बार थे। लेकिन हम लोग अब से 2022 तक की बात करें तो लगातार जो है 7 बार अपने पद पर रह चुके हैं, ये आपको एक अपने में रिकॉर्ड ही कायम है, ठीक। उन्होंने सबसे पहले जो है क्या है कि 2000 में, ठीक, 2000 ईस्वी में वो मुख्यमंत्री चुने गए थे जो कि आपको 7 दिनों के लिए बने थे, ठीक। उसके बाद जो उन्होंने 2001 से लेकर 2004 तक वो रेल मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं, हालांकि वो रेल मंत्री के रह चुके हैं। और उसके बाद से जो मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आए तो वह जो है 7 बार रह चुके हैं, ठीक। तो यहाँ पर यही आपको बिहार से संबंधित है। और यहाँ पर बिहार से हम लोग नीतीश कुमार से बात करें तो जो नीतीश कुमार का जन्मस्थल है बिहार में वो बख्तियारपुर है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? कौन सा? तो आपको याद होगा ये जो बांग्लादेश है ये आसियान का सदस्य नहीं है। इसके फुल फॉर्म क्या होता है? तो एशियन का जो फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो प्रथम राष्ट्रपति जो है बिहार से चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि ये पहले राष्ट्रपति हैं, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न 27 नंबर है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था कहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर जो 10वें गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वह पटना में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। और उनका जन्म कब हुआ था? तो 1666 ईस्वी में जो है उनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? तो यह भी आपको याद रखना है 1708 में उनका मृत्यु हुआ था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? देखिए यहाँ पर अंतरिम सरकार में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो ये किस पद यहाँ पर किस विभाग के मंत्री थे? 1946 की बात हो रही है, तो यह आपको याद रखना है, वह खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए आपने लोगों पर जो है कार्बन
यहाँ पर कार्बन कर लगाए जाने का जो प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये हालांकि उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न है और ये आपको न्यूजीलैंड हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की? तो यह उन्नति जो किया गया था यह फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बन ईंधन का जो है पुनर्संसाधनीकरण में जो है उन्नति किया था। ठीक, ऑप्शन आप लोग ये याद रखिएगा। और अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 31 नंबर जो प्रश्न आपका है यह कह रहा है कि इच्छा मृत्यु को कानून के रूप में यहाँ पर कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्न में से कौन सा है? तो इच्छा मृत्यु यह जो देने वाला है आपका नीदरलैंड है। ठीक है, आपको याद रखना है ये नीदरलैंड है। और अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थित किया गया? तो यह जो स्थित किया गया था यह चुनाव आयोग में स्थित किया गया था। ठीक, हम लोग बात करते हैं चुनाव आयोग का, तो इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 में हुई थी। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का जो स्थल दावोस, यहाँ पर देखिए दावोस कहाँ पर स्थित है? तो ये जो दावोस है आपको ये स्विट्जरलैंड में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए जो है बैल बारकोर कप प्रदान किया जाता है? देखिए यहाँ पर हम लोग का कप से ये संबंधित प्रश्न है, तो बैल बारकोर कप जो है यह मुक्केबाजी में दिया जाता है। ठीक, यह आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? तो ये तक्षशिला की बात हो रही है। ये तक्षशिला जो है आपका सिंधु तथा झेलम, यहाँ पर पूछा गया कि प्राचीन नगर जो तक्षशिला ये स्थित है तो सिंधु तथा झेलम के बीच जो है ये स्थित है। ठीक, चलिए अगला जो 36 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा है? यहाँ पर आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध यहाँ पर हुआ था। तो ये जो प्रसिद्ध हुआ था ये आपको सन्यासी विद्रोह जो है प्रसिद्ध हुआ था। ठीक, आपको याद रखना है कि ये सन्यासी जो विद्रोह है तो यह आपको 1766 से लेकर 1800 ईस्वी के जो बीच आपको बिहार और बंगाल में चला हुआ था। ठीक, यहाँ से हम लोग का एक भील भी है, तो भील आंदोलन जो है ये आपको 1825 से 1831 के बीच जो है ये पश्चिमी घाट में चला हुआ था। और हम लोग का हाँ बिल्कुल ये दोनों सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कह रहा है पहला कि महानदी का जो उद्गम स्थल है यहाँ पर उद्गम जो है छत्तीसगढ़ में, दूसरा है गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, और कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है आपको आंध्र प्रदेश में, और तप्ती नदी का जो है मध्य प्रदेश में। आपको बताना है कि कौन सा जो है सत्य नहीं है। ठीक, तो देखिए इसमें सत्य जो नहीं है कि कावेरी का जो उद्गम स्थल है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। ठीक है, यह आपको कर्नाटक में है, और कर्नाटक में ताल कावेरी से यह जो है एक जगह है वहीं से आपको ये निकलती है। ठीक, बाकी जो सभी है वो सही है। 38 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं? तो आपका हो जाएगा गंगूबाई हंगल, जो कि ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्या निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? तो यह आधारित है स्वामी विवेकानंद पर आधारित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 40 नंबर है, तो यह प्रश्न है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर यह प्रश्न जो है ये पूछा गया कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यह आपका राइट आंसर कौन सा होगा? यह प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति का जनक जो है ये एस स्वामीनाथन को माना जाता है। यहाँ से आप लोग का हरित क्रांति का जो शुरुआत है ये 1966 से 67 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है 66-67 ये आपको एक्यूरेट समय है। अगला प्रश्न है कि श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो श्री कुमार बनर्जी जो है यह संबंधित है आपको परमाणु ऊर्जा आयोग से। ये आपको उस समय का क्या है कि ये आपका जो है ये करंट अफेयर का प्रश्न है। हम लोग वर्तमान में बात करें तो आपको वर्तमान भी हम बताते चलेंगे। तो वर्तमान में हम लोग का जो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं वह कमलेश नीलकंठ है। आपको याद रखना है कि कमलेश नीलकंठ व्यास जो है, इनका नाम व्यास लगा हुआ है, तो वो आपको परमाणु ऊर्जा के वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक, ये आपको उस समय की बात हो रही है। कब? 2011 से पहले, यानी कि 2011 के
चलिए अगला जो प्रश्न है कि यहाँ पर राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है हैदराबाद में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माता है तो हॉलीवुड से जुड़े हैं कौन, तो वह जुड़े हुए हैं यहाँ पर लिएंडर पेस। ठीक है, यहाँ पर लिएंडर पेस ऑप्शन आप लोग ए कर लीजिएगा, लिएंडर पेस हो जाएंगे। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि लव निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है। देखिए जो लव शब्द आप देख रहे हैं यह पूछा गया कि कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर होगा, ये टेनिस से जुड़ा हुआ है। ठीक, देखिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, हर एक खेल से कुछ ना कुछ शब्द जुड़ा हुआ है। तो क्रिकेट, देखिए आप लोग पहले याद रखिएगा, क्रिकेट से जो इंपॉर्टेंट शब्द जुड़ा हुआ था जैसे कि एक होता है LBW, ठीक, इसके बाद होता है गूगली होता है, हुक होता है और थर्ड मैन होता है, तो ये सभी क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। ठीक, यहाँ से पोलो है तो पोलो से कुछ होता है आपका बैकर होता है, चक्कर होता है, चुक्का होता है और बंडर होता है, तो ये सभी पोलो से है। और यहाँ पर बिलियार्ड से, ठीक है, तो ये बिलियार्ड जो होता है ये आपको क्यू है, इसी सेट में हम लोगों ने देखा है। और क्यू हो गया, फिर आपका एक हो गया ब्रेक होता है, पॉइंट होता है, कैंसर होता है और हैजर्ड होता है, तो ये सभी जो होता है ये बिलियार्ड से होता है। ठीक, चलिए यह प्रश्न आपको पूछे जाते हैं कि जो छोटा सा कोई शब्द होता है ये किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो आपको बताना होता है। अगला प्रश्न है कि 2014 के जो राष्ट्रीय मंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएंगे। ये करंट अफेयर का प्रश्न है कि 2014 में जो राष्ट्रीय मंडल खेल है यह आपको अब याद रखना कि ये कहाँ आयोजित हुआ था, तो यह आपको राइट आंसर स्कॉटलैंड में आयोजित हुआ था। ठीक, चलिए 47 नंबर जो आपका प्रश्न है कि जो वृंदावन गार्डन है ये स्थित है कहाँ पर, तो ये मैसूर में है, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिए। और अगला प्रश्न है कि उस राज्य का नाम बताइए जहाँ अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं, कौन से राज्य हो जाएगा। यहाँ से यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तो हम लोग का राइट आंसर यहाँ से बिहार से हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला, और यहाँ से हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये आपको पूछा गया कि रेल मंत्री, तो भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, आपको यह भी याद रखना है, तो वह जॉन मथाई थे। ठीक, और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है, तो एक टेनिस खिलाड़ी यहाँ से हम लोग का ग्रेग जोन्स हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन आपका बीज होगा, ये ग्रेग जोन्स जो है ये टेनिस खिलाड़ी है। 50 नंबर जो प्रश्न है कि श्री HR भारद्वाज ये राज्यपाल हैं कहाँ के, तो यह जो थे आपको उस समय 2011 के समय का बात हो रही है, तो ये कर्नाटक के राज्यपाल थे। लेकिन हम लोग वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान में वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो थावरचंद गहलोत है। ठीक, बिहार के कौन है, तो बिहार के जो है आपको मुख्यमंत्री CM है और जो है राज्यपाल है वो कौन है, फागू चौहान है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग 51 नंबर देखते हैं। यहाँ से आपका प्रश्न जो है 3 मिश्रणों में दूध है। यहाँ पर देखिए जो मैथ का भी प्रश्न है तो मैथ आप लोग जो है सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जब आपको इसका PDF मिल जाएगा तो आपको उस PDF में आप लोग उसका आंसर मिला लीजिएगा। ठीक, चलिए यहाँ से आपका 52 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बर्ड फ्लू वायरस जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है, कौन सा, तो देखिए यहाँ से बस आपको याद रखना कि एवियन फ्लू जो वायरस कहा जाता है वह आपका यहाँ से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए H5 और N1 को कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि मोबाइल सिम कार्ड में यहाँ पर सिम का अर्थ क्या होता है, तो सिम यहाँ पर हम लोग का बस फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है क्या होता है, यहाँ पर सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है, ऑप्शन आप लोग यहाँ से बी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का जो 54 नंबर है कि निम्न में कौन सा भारी यहाँ पर पिंड यहाँ पर सांझकाल यानी कि रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है, जिसको हम लोग सांझ का तारा भी कहते हैं, रात्रि का तारा भी कहते हैं, कौन सा होगा, तो यहाँ से आपका शुक्र हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि समुद्रीय शीतन पवन बहती है, यहाँ पर जो समुद्रीय शीतन पवन बहती है तो यह आपका दिन में समुद्र से भूमि की ओर, यहाँ पर दिन में जो है समुद्र से भूमि की ओर बहती है। ठीक, चलिए अगला जो 56 नंबर प्रश्न है तो ये आपका मैथ का है, तो मैं जो मैथ का प्रश्न है और रीजनिंग का उसको हम छोड़ दे रहे हैं। और यहाँ से आपका 58 नंबर है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगा, तो यह जो घड़ी होगा यह सुस्त हो जाएगा। ठीक, 59 नंबर जो होगा कि जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा जो है परिवर्त्य प्रभावित होंगे, तो उस समय जो प्रभावित होंगे केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक,
अगला हम लोग का यहाँ से 60 नंबर जो प्रश्न है तो ये आपका, हाँ बिल्कुल ये सही है। यह प्रश्न है कि एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग, यहाँ पर आधा भाग वेग v1 से यात्रा करता है तथा शेष भाग, यहाँ पर शेष जो आधा भाग होता है वो v2 से जो है यात्रा करता है। तो अब उस पिंड का औसत वेग क्या होगा, आपको बताना है कि उस पिंड का औसत वेग। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर 2v1 v2 प्रति क्वेश्चन में यहाँ पर v1 + v2 होगा, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 61 नंबर जो प्रश्न है कि एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टलीय संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो ये आपको एक्स किरण के जो तरंग दैर्ध्य तथा क्रिस्टलीय के अंतरा जो परमाणु की दूरी की परिमाणिक कोटि समान होती है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला यहाँ से 62 नंबर जो प्रश्न है कि मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है कैसा। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बना हुआ आता है वो वास्तविक तथा उल्टा होता है, ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिए। 63 नंबर जो प्रश्न है कि सीमेंट के ग्रेनाइटिंग प्रक्रम के अंतर्गत यहाँ पर क्लिंकन चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य, देखिए यहाँ पर क्लिंकन चूर्ण में जो जिप्सम मिलाने का उद्देश्य से क्या होता है, तो सेटिंग के दर को जो है मंदित करना होता है। ठीक, जो सीमेंट होता है आपको कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा जो है कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है कौन सा। तो इसका मुख्य अवयव मीथेन होता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग ए कर लीजिए। और अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न जो है ये आपका तो मैथ का है, मैथ आप लोग सॉल्व करिएगा। और जो भी यहाँ पर देखिए 69 नंबर जो प्रश्न है कि पौधों में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है। तो इसमें जो तत्व आपका सहायक होता है कौन सा, राइट आंसर आप लोग मैग्नीशियम कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का जो 70 नंबर है कि वह ताप जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर का रीडिंग जो होता है वह एक समान होता है, वो कौन सा होगा। तो वह होता है यहाँ से आप लोग ऑप्शन जो है डी कर लीजिएगा, -40 डिग्री पर दोनों समान होते हैं। ठीक, चलिए इसमें आपको क्या है 71 नंबर में कि त्रिभुजों की आपको संख्या बताना है, कितना होगा आप लोग काउंट करिए। इसका राइट आंसर क्या हो गया, सभी लोग बताइए, इसका आंसर करिए, यहाँ से आपका 24 होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से जो 72 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो मंदक का कार्य करता है वो भारी जल होता है। ठीक, D2O ये भारी जल जो होता है ये रिएक्टर में मंदक का रूप में कार्य करता है। और अगला जो प्रश्न यहाँ से ये मैथ का है। फिर आपका यहाँ से चले जो भी प्रश्न आपको जीके जीएस और साइंस का होगा मैं आप सबका बताते चलूँगा। यहाँ से प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है कौन सा। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का ये दिए गए सप्ताह में बृहस्पति आपको जो है रीजनिंग का प्रश्न है। और यहाँ से फिर आपका यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से 82 नंबर जो प्रश्न है कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा होगा। तो इसके द्वारा जो होने वाला पूछा गया कि प्रमुख रोग में, तो यहाँ से आप लोग जो है एम्फेस्मा कर लीजिएगा। एम्फेस्मा जो है ये एस्बेस्टस के कारण होने वाला एक रोग है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न आपका है यह कह रहा है कि इंसुलिन जो है उत्पादित होता है कहाँ पर। तो इंसुलिन जो होता है आपको पैंक्रियाज जो कि अग्नाशय में उत्पादित होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न हम लोग का है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियाँ है। देखिए यहाँ पर मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डियाँ है वो आपको फिबुला तथा ये टिबिया जो है ये दोनों पैर की हड्डियाँ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है क्या। तो देखिए विटामिन ए की कमी के कारण जो होता है वो आपको नाइट यहाँ पर ब्लाइंडनेस जो कि इसका रतौंधी कहते हैं, ये राइट ब्लाइंडनेस दिया गया है, अंग्रेजी इसका नाम है। और ये कौन से कमी, तो ये विटामिन ए, इसका विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। ठीक, चलिए अगला जो और हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति में प्रतिदिन यदि विटामिन ए की आवश्यकता पड़ती है तो ये आपको 45 से लेकर, ठीक है यहाँ आपको याद रखना है 45 से 60 जो है mg यानी कि mg जो है विटामिन ए की आवश्यकता पड़ती है प्रतिदिन एक वयस्क मनुष्य को। ठीक, चलिए और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न है ये 88 नंबर है कि वायु का वेग संबंधित है। तो ये वायु का जो वेग संबंधित होता है ये आपको दाब प्रवणता से ये संबंधित होता है। और अगला प्रश्न देख लीजिए 89 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है। तो ये क्या कह रहा है, यह प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है ये किस से। तो रक्तचाप जो है अधिवृक्क ग्रंथि से ये नियंत्रित होता है। और अगला जो आपका 90 नंबर प्रश्न कह रहे कि कंप्यूटर में वायरस संबंधित है, ये जो वायरस संबंधित है तो ये आपको प्रोग्राम से ये संबंधित है, ऑप्शन आप लोग जो है सी कर लीजिएगा। ठीक,
चलिए अगला यहाँ से 91 नंबर प्रश्न है कि अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है परंतु ग्रेनाइट जो होता है ये विद्युत का सुचालक होता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए ऐसा इसलिए होता है कि इसमें जो है शिथिलता और बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है कि इसमें शिथिलता बद्ध जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का सुचालक होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का, ये तो मैथ का प्रश्न है। और अगला यहाँ से 96, इसके बाद यहाँ से हम लोग का 97, 98 नंबर जो आपका प्रश्न है, यह कह रहा है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस। देखिए वातावरण में हम लोग बात करें सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में गैस कौन सा है, तो यहाँ से नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है लगभग 78% आपको वायुमंडल में पाया जाता है। और उसके बाद यहाँ से आपका ऑक्सीजन होता है जो कि 21% पाया जाता है। ठीक, और यहाँ से हम लोग का 99 और 100, देखिए यहाँ से हम लोग का अब जो है जीके जीएस का प्रश्न कंप्लीट हो गया। और अब जो ये प्रश्न बचे तो आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, तो आप लोग इसको जो है इसमें आपको बताइए 108 नंबर प्रश्न, इसमें आपको जो है त्रिभुज की संख्या बताना है, कितना होगा आप लोग जल्दी से काउंट करिए और इसका जो आपको आंसर बताना है कि जो है इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है। ठीक है आपको, चलिए बताइए सभी लोग आंसर करिए। त्रिभुज की संख्या आपको ज्ञात करना है, तो इसमें जो त्रिभुज की संख्या है वो 16 है। ठीक, और बाकी जो आप लोग का बचा है तो आप लोग इसको जो है पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो पीडीएफ के लिए आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। उसमें क्या है कि आपको जो मैथ और रीजनिंग है उसमें आप लोग प्रश्न को सॉल्व करिएगा, और कोई भी प्रश्न फंसे तो आप लोग हमसे जो है कॉन्टैक्ट करिएगा टेलीग्राम पर, मैं उसका जो सोल्यूशन है तो उसका सोल्यूशन दे दूँगा। ठीक, तो चलिए हम लोग का अगला जो सेट होगा वो शायद 2013 का प्रीवियस ईयर का है, तो हम लोग उसको लेकर मिलते हैं। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। ठीक।